हाय मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले कई पार्टों में हम मौर्य वंश से संबंधित जानकारियां जो थी उसके बारे में जाने थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो मौर्य वंश के बाद अर्थात मौर्योत्तर काल होगा। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में, और इस वंश का शासन जो था वो आपको 184 ईसा पूर्व तक था। यानी कि मौर्य वंश का जो शासन था वो आपको 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व था। और मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इस वंश के जो अंतिम शासक थे यानी कि मौर्य वंश के, वो था आपको बृहद्रथ। तो क्या हुआ था कि बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि मगध पर मौर्य वंश शुंग वंश की नींव डाली थी। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि शुंग वंश पढ़ने से पहले कि शुंग वंश के अध्ययन के हमारे पास क्या स्रोत है। तो देखिए, शुंग वंश के अध्ययन के हमारे पास दो स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत है और एक जो है वो आपको पुरातात्विक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत में आपको पुराण, हर्षचरित, महाभाष्य, गार्गी संहिता, मालविका अग्निमित्र, दिव्य वदान, थेरावली, ये सब आपको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पुराण की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पुराण की जो संख्या है वो आपको 18 है, और पुराण के जो रचयिता थे वो महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जिस पुराण में आपको क्या है कि शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम अगला टॉपिक जो मेरा हर्षचरित। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हर्षचरित के जो लेखक है वो आपको बाणभट्ट है, और यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इस हर्षचरित में भी क्या है कि शुंग वंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर है महाभाष्य। तो महाभाष्य के जो लेखक है वह है पतंजलि, और पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो पतंजलि के द्वारा जो लिखे गए महाभाष्य है इससे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम बात करते हैं गार्गी संहिता, इससे भी हमें क्या होती है कि शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम बात करते हैं मालविका अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्र जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। तो इस मालविका अग्निमित्र में चर्चा किस चीज की है, तो मालविका अग्निमित्र में मालविका और आपको अग्निमित्र के प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। तो मालविका जो थी वह आपको एक दासी की पुत्री थी, जबकि अग्निमित्र जो था एक राजा था। दोनों में प्रेम हुआ, और प्रेम के बाद इनका जो प्रेम विवाह हुआ, उस प्रेम विवाह के बारे में कालिदास ने क्या किया है कि आपको इस नाटक में यानी कि मालविका अग्निमित्र में इन दोनों के प्रेम कहानी का चर्चा किया है। इसी के बारे में हमें क्या होती है जानकारी मिलती है मालविका अग्निमित्र से। तो कभी कभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ये पूछे जाते हैं कि मालविका अग्निमित्र से हमें किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो मालविका अग्निमित्र से हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी की चर्चा की गई है। फिर है दिव्य वदान। दिव्य वदान जो है एक बौद्ध ग्रंथ है, और इससे भी हमें शुंग वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। थेरावली, थेरावली जिसके लेखक जो थे वो आपको मेरुतुंग थे, इससे भी हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि शुंग वंश के अध्ययन के हमारे पास जो स्रोत है वो आपको साहित्यिक भी है, पुरातात्विक है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि पुरातात्विक स्रोत हम कहते हैं किसे। तो पुरातत्व सबसे पहले जानेंगे। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई करके हम अपने अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करते हैं। नहीं तो आप ये भी कह सकते हैं कि उत्खनन से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में देखिए कि हमारे पास क्या है, कुछ लेख है, स्तूप हो गया, इसके अलावा आपको स्मारक हो गया, मुद्राएं हो गया। तो ये सब ऐसे स्रोत है जिसे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखेंगे, और इन चीजों से भी क्या होती है कि शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए यहाँ से हम इसको रिकॉल करेंगे कि शुंग वंश के अध्ययन के हमारे पास जो स्रोत है उसको जानेंगे। तो शुंग वंश के अध्ययन के हमारे पास दो स्रोत है, एक जो है वो आपको साहित्यिक स्रोत है, और एक जो है वो आपको पुरातात्विक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत में पुराण है, हर्षचरित है, महाभाष्य है, गार्गी संहिता है, मालविका अग्निमित्र है, दिव्य वदान है, थेरावली है। फिर यहाँ से कुछ साहित्यिक कृति के जो लेखक है उसके बारे में जानेंगे। पुराण, तो पुराण के लेखक जो है महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा है। हर्षचरित, इसके लेखक जो है बाणभट्ट है, और बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। महाभाष्य के लेखक जो है पतंजलि है, जिन्हें योग शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और उन्होंने महाभाष्य लिखा। इस महाभाष्य से हमें शुंग काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता, इसके अलावा मालविका अग्निमित्र जिसके लेखक कालिदास है, और मालविका अग्निमित्र जो है एक नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम विवाह के बारे में चर्चा किया गया है। दिव्य वदान एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे भी हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर थेरावली, इससे भी हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, और इसके जो लेखक थे वो आपको मेरुतुंग थे। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत में। तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे लेख आते हैं, स्तूप आते हैं, स्मारक आते हैं, मुद्राएं आती है, ठीक है। और पुरातत्व हम कहते हैं किसे, तो उत्खनन से जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्व जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं शुंग वंश के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, तो बृहद्रथ के जो सेनापति थे वो थे पुष्यमित सिंह, ठीक है। तो पुष्यमित सिंह ने क्या किया कि 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। किसकी नींव डाली थी, शुंग वंश की। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, पुष्यमित शुंग थे। और पुष्यमित शुंग का जो शासनकाल है वो आपको 184 से 148 ईसा पूर्व है, यानी कि यह 36 वर्षों तक क्या हुए थे, शासन किए थे, ठीक है। और पुष्यमित शुंग जो थे वह आपको ब्राह्मण जाति के थे। किस जाति के थे, ब्राह्मण जाति के, इसीलिए इसको ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि मगध पे शासन करने वाला जो पहला ब्राह्मण जाति का अगर कोई वंश था तो वह था आपको शुंग वंश, ठीक है। और पुष्यमित शुंग जो थे वह ब्राह्मण थे, ठीक है। पुष्यमित शुंग ने अपनी राजधानी जो बनाया था वो विदिशा को बनाया था, यानी कि शुंग शासकों ने अपनी जो राजधानी बनाया वह विदिशा को बनाया। और विदिशा जो है वो आपको मध्य प्रदेश में। और एक चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वह आपको देवभूति थे। कौन थे, देवभूति थे। इस चीज को भी आपको याद रखना है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, देवभूति। और इस देवभूति की हत्या जो थी 72 ईसा पूर्व में वासुदेव कर्म ने कर दिया था। तो इस चीज को हम यहाँ से क्लियर करेंगे कि शुंग वंश के जो संस्थापक थे कौन थे, पुष्यमित शुंग। पुष्यमित शुंग का शासन कब से कब तक है, तो 184 से 148 ईसा पूर्व में। पुष्यमित शुंग किस जाति से थे, ब्राह्मण जाति से थे। और पुष्यमित शुंग की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, विदिशा थी, यानी कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था। और शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वह देवभूति थे। तो ये आपको मुख्य चीज हुए जहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा वंश ब्राह्मण था, या इनमें से कौन सा वंश के जो शासक थे वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शुंग वंश। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित शुंग। और शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी, 184 ईसा पूर्व में, ठीक है। और यह वंश कब तक शासन किया था, तो 72 ईसा पूर्व तक। और फिर यहाँ से इस वंश के जो संस्थापक है पुष्यमित शुंग, उसके भी शासनकाल को भी पूछा जा सकता है। तो 184 से 148 ईसा पूर्व, ठीक है। आइए, पुष्यमित शुंग जो थे वो ब्राह्मण जाति से थे, यानी कि शुंग शासक जो थे वो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते थे। और इसने अपनी राजधानी जो बनाई थी विदिशा को बनाई थी। और शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वह देवभूति थी। तो देखिए, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी एक वंश के शासकों को क्रम से भी सजाना रहता है, ठीक है, यानी कि उसके शासन काल के अनुसार सजाए। तो देखिए, शुंग शासकों में जो सबसे पहला आता है वो पुष्यमित शुंग आता है, ठीक है, नाम याद रखना है, पुष्यमित शुंग। फिर है आपको अग्निमित्र, फिर है आपको वसु ज्येष्ठ, उसके बाद है वसुमित्र, अंधरक हो गया, पुलिनंद हो गया, ठीक है, वज्रमित्र हो गया, भागभद्र हो गया, देवभूति हो गया। तो ये क्या है कि शुंग वंश के अंतर्गत शासन करने वाले शासक हो गए, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि सबसे पहले कौन शुंग वंश की स्थापना किए थे, पुष्यमित शुंग। पुष्यमित शुंग का जो बेटा था उसका नाम था अग्निमित्र, ठीक है। उसके बाद वसु ज्येष्ठ आए, उसके बाद वसुमित्र आए जो कि शुंग वंश के चौथे शासक थे। उसके बाद अंधरक का शासन आया, अंधरक के बाद जो है पुलिनद आया, उसके बाद है वज्रमित्र आया, उसके बाद जो आया भागभद्र आया, और उसके बाद देवभूति आई। तो ये क्या था कि शुंग शासकों की सूची थी। और कभी कभी क्या होता है कि सूची को भी क्या होता है कि आपको क्रम से लगाकर मतलब पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए शुंग शासकों की सूची को भी आपको याद रखना है कि सबसे पहले पुष्यमित शुंग, फिर अग्निमित्र, फिर है उसके बाद वसु ज्येष्ठ है, वसुमित्र है, अंधरक है, पुलिनद है, उसके बाद आपको वज्रमित्र है, भागभद्र है और देवभूति है। तो इस प्रकार से आपको शुंग शासकों का जो क्रम है उस क्रम को भी याद रखना है। आइए अब हम बात करते हैं कि शुंग शासक में कुछ ऐसे शासक हुए जो बहुत अच्छे कार्य किए, उनके बारे में हम जानते हैं। तो पुष्यमित शुंग ने क्या किया था कि आपको 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। याद रखना है आपको कि पुष्यमित शुंग ने क्या किया था, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्वमेध यज्ञ होता क्या था, तो देखिए इसमें क्या होता था कि घोड़ा को खुला छोड़ दिया जाता था। और यह घोड़ा जिन क्षेत्रों में विचरण करता था वो घोड़ा वो क्षेत्र क्या हो जाता था, राजा का हो जाता था। अगर कोई राजा उस घोड़ा को पकड़ लेता था तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस राजा को, जो राजा अश्वमेध यज्ञ कराते थे, उस राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी, ठीक है।
तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था और इनके जो पुरोहित थे वह आपको पतंजलि थे और पतंजलि के नेतृत्व में ही क्या हुआ था कि 2 बार अश्वमेध यज्ञ हुआ था। ठीक है, फिर है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे उसने क्या किया था कि भरूत स्तूप का भी निर्माण कराया था और भरूत स्तूप जो है वो आपको मध्य प्रदेश में थे। यहाँ से इस चीज को भी याद रखना है कि भरूत स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। भरूत स्तूप का निर्माण कौन कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। ठीक है, अगला पॉइंट जानते हैं, योग शास्त्र के जो जनक थे वो आपको पतंजलि थे। कौन थे, पतंजलि थे, जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ये रहा करते थे, उनके ये पुरोहित थे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएगा कि योग शास्त्र के जनक कौन, पतंजलि। पतंजलि किनके दरबार में रहते थे, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ठीक है, आइए, तो क्या हुआ था कि मौर्य काल में आपको क्या हुआ था कि वैष्णव धर्म का विकास जो था रुक गया था। क्या हो गया था, रुक गया था। बौद्ध धर्म का विकास काफी तेजी से हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो शुंग शासक थे उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म को न बढ़ावा देकर उसने क्या किया कि वैष्णव धर्म को काफी बढ़ावा दिया। इसीलिए क्या हुआ था कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ था, उत्थान काल माना जाता है, वो किस काल को माना जाता है, तो शुंग काल का। यानी कि वैष्णव धर्म का जो उत्थान काल माना जाता है, किस काल को माना जाता है, तो शुंग काल को माना जाता है। इसके अलावा इसी काल में क्या हुई थी कि मनुस्मृति की रचना हुई थी और मनुस्मृति जो है वो आपको हिंदू विधि पर आधारित प्रथम पुस्तक है, यानी कि हिंदू कानून पर आधारित जो प्रथम पुस्तक है वो आपको मनुस्मृति है और मनुस्मृति का रचना काल जो है वो आपको शुंग काल को ही माना जाता है। फिर इस काल में एक चीज का और भी बड़ा बदलाव आया, क्योंकि पहले जो स्तूप होते थे तो उस स्तूप के चारों ओर क्या होते थे कि लकड़ियों का प्रयोग होता था। लेकिन शुंग शासकों ने क्या किया कि जब स्तूप का निर्माण कराया तो इसके चारों ओर पत्थरों का क्या दिया, घेरा दिया। क्या दिया, पत्थरों का घेरा। जैसे मान चलिए कि ये स्तूप है, ठीक है, तो इस स्तूप के चारों ओर पहले क्या होता था, पत्थर का प्रयोग होता था, सॉरी पत्थर कहते हैं, लकड़ी का प्रयोग होता था। लेकिन शुंग शासकों ने क्या किया कि चारों ओर पत्थर के प्रयोग को शुरू कर दिया। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि किस काल में स्तूप के चारों ओर पत्थरों का प्रयोग शुरू हुआ था, तो आपको शुंग काल में। ठीक है, इस वंश के जो अंतिम शासक थे शुंग वंश के, वो कौन थे, देवभूति थे, जिसकी हत्या वासुदेव कन्व ने कर दिया था। आपको कब कर दिया था, तो 72 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज को भी याद रखना है कि 72 ईसा पूर्व में देवभूति की हत्या कर दी थी। कौन, वासुदेव कन्व। और ये जो देवभूति था कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद क्या हुआ कि एक नया वंश की नींव पड़ी और वह वंश था कण्व वंश। कण्व वंश के बाद फिर हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो मेरा टॉपिक होगा वह आपको क्या होगा, तो कण्व वंश और आपको सातवाहन वंश से संबंधित होगा। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर लेते हैं कि पुष्यमित्र शुंग 2 बार क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था। किसके नेतृत्व में, तो पतंजलि के नेतृत्व में। भरूत स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण कौन कराया था, पुष्यमित्र शुंग ने। योग शास्त्र के जनक कौन है, पतंजलि, जो कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। और शुंग काल में वैष्णव धर्म का क्या हुआ था, काफी ज्यादा उत्थान हुआ था और मनुस्मृति की भी रचना जो रचना थी वो आपको शुंग काल में ही हुई थी। स्तूप में पहली बार पत्थरों का जो प्रयोग हुआ था वह आपको शुंग काल में हुआ था। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, देवभूति थे, जिसकी हत्या वासुदेव कन्व ने कर दिया था। तो दोस्तों अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वह आपको किस वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो कण्व वंश के बारे में। किसके बारे में, कण्व वंश के बारे में। और कण्व वंश के बाद जब हम पढ़ेंगे अगला फिर, तो वो हो जाएगा आपको सातवाहन वंश। ठीक है, तो ये 2 वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर इस टॉपिक में आपको कहीं से अगर कोई समस्या आई हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है, यह टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।